हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मुझे 2 बार यूएस का वीज़ा मिल चुका है। पहली बार मुझे मिला था B1 B2 वीज़ा, दूसरी बार मिला था J1 वीज़ा। देखिए, जो B1 B2 वीज़ा होता है वो होता है टूरिज्म के लिए या बिजनेस के लिए, या आप किसी रिलेटिव को विजिट कर रहे हैं उसके लिए, या आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उसके लिए B1 B2 वीज़ा इशू होता है। J1 वीज़ा, जिसे एक्सचेंज विजिटर वीज़ा भी बोला जा सकता है, वो इशू होता है अगर आप किसी रिसर्च के लिए जा रहे हैं, आप 1-2 साल के लिए पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, या आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, उसके लिए J1 वीज़ा मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यूएस वीज़ा के लिए क्या क्या करना है, कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे आपको आंसर्स देने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही बोले इंटरव्यू के दौरान, कोई भी गलत जानकारी ना दें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो देखिए, होता क्या है कि यूएस का जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मीन्स B1 B2 वीज़ा, या आप स्टडी के लिए जा रहे हैं वो वीज़ा, J1 वीज़ा, F1 वीज़ा, ये सारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज माने जाते हैं, जहाँ पे आपका इंटेंशन है जाना कुछ समय के लिए और आप वापस आ जाते हैं। तो जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं, ये इंटरव्यू इनका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। अब ये जो इंटरव्यू होता है, ये किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। देखिए, जो यूएस लॉ है उसका ये कहना है कि जो भी यूएस में आ रहा है वो एक पोटेंशियल इमिग्रेंट है। तो ये उस पे ओनस है, जो एप्लीकेंट है, वीज़ा एप्लीकेंट है, कि वो प्रूव करे कि जी नहीं, मैं एक पोटेंशियल इमिग्रेंट नहीं हूँ। अगर वो ऐसा प्रूव कर देगा तो उसे वीज़ा मिलेगा। अगर वो ऐसा नहीं प्रूव कर सकता है तो उसे वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, एक तो जो आपने DS 160 में इंफॉर्मेशन दी है, अब यूएस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस पे मैं एक और वीडियो कर चुका हूँ, मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस पे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं इंटरव्यू पे। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। सिंस मैंने आपको बताया कि यूएस लॉ ऐसा है कि वो प्रिज्यूम करता है कि अगर आप यूएस टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या पढ़ने जा रहे हैं, तो आप एक पोटेंशियल इमिग्रेंट हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि आपका अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, उसी के बेसिस पे आपका वीज़ा अप्रूव होगा। अब आपको क्या करना है, आपने DS 160 भर दिया है, आपको 2 अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं। एक यूएस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की, जो VFS हो गया, मतलब वहाँ पे जाके आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा, फोटोग्राफ हो जाएगा। दूसरा अपॉइंटमेंट आप लेते हैं यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। अब यूएस एम्बेसी जैसे दिल्ली में हो सकता है, कॉन्सुलेट है मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में। यहाँ पे आप इंटरव्यू ले लेंगे, इंटरव्यू का मतलब टाइम ले लेंगे, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा, जो डिसाइड करेगा आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट में होता है। अब आपको क्या करना है, आपने DS 160 भर लिया। DS 160 बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म होता है। उसमें आपका प्रोफेशन क्या है, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपका यूएस में ट्रैवल प्लान क्या है, यूएस में आप कहाँ रुकेंगे, ये सब डिटेल्स होते हैं। तो अब जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आपको सबसे पहले रिलैक्स करना है। और मैं कई बार देखता हूँ कि लोग ओवर ड्रेस होके जाते हैं। मतलब अगर आप कोट पैंट नहीं पहनते हैं आम तौर पे, तो आप इंटरव्यू के लिए टाई लगा के जा रहे हैं, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। आप नॉर्मली वो ड्रेसअप करेंगे जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने टाई लगा ली, वैसे आप टाई नहीं पहनते हैं। तो जो आप आमतौर पे पहनते हैं वो पहनिए। इट शुड नॉट बी वेरी कैजुअल, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। वो सूट करना चाहिए जो आपका प्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं तो ड्रेसअप एज ए टीचर, अगर आप एक बैंक में काम करते हैं तो ड्रेसअप एज ए बैंकर, अगर स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट ड्रेसअप करें। डोंट ओवर ड्रेस, पहली चीज़। दूसरा, आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी में ही इंटरव्यू देना है। ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी रीजनल भाषा में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, खासकर जब आप B1 B2 वीज़ा पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप
कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो पहली चीज़, ड्रेसअप आई मीन फॉर्मली बट नॉट वेरी फॉर्मली, जैसा आप यूजुअली ड्रेसअप करते हैं वैसा आपको ड्रेसअप करना है। टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंच जाइए, और जनरली लाइन लगी होती है, मोबाइल्स नहीं अलाउड होते हैं, तो आपको मोबाइल या तो आप कार में रख दीजिए या किसी कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसको दे दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग इतने बड़े बड़े गट्ठे ले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो जो यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस है, ये इंटरव्यू इसमें मेन चीज़ है। और आपसे जल्दी क्या देखा जा सकता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो आपसे इनविटेशन दिखाने को बोल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के पेपर्स जनरली नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी कर सकते हैं। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं यूएस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जब अप्लाई करने गया पहली बार B1 B2 वीज़ा, तो मुझे एक यूनिवर्सिटी है यूएस की, उसने एक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया था। तो मुझसे पूछा गया वाई आर यू गोइंग टू यूएस। मैंने उनको बताया दैट आई हैव बीन इनवाइटेड बाय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर अ जर्नलिज्म program, so I'm going there for a week and then I plan to visit a friend who lives close to Washington DC, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड का भी एड्रेस दिया हुआ था DS 160 में और ये फेलोशिप को भी मेंशन किया हुआ था। फिर मुझसे पूछा गया व्हाट डू यू डू, आई टोल्ड देम दैट आई वर्क एज अ टेलीविजन प्रोड्यूसर। एंड देन उसने मेरा पासपोर्ट देखा, जो वीज़ा ऑफिशियल था, उसने देखा उसमें यूके का वीज़ा था। उसने मुझसे पूछा कि आप यूके क्यों गए थे। मैंने यूके का बताया कि आई वेंट टू यूके ऑन अ स्कॉलरशिप and I was there for 3 months on a training program for filmmaking. उसने कहा ठीक है। उसके बाद then he said what do you plan to do after this fellowship? I said I will come back after 15 days and join my work. उसने कहा ठीक है, your visa is approved. तो ये मेरा जो B1 B2 का एक्सपीरियंस था। मैं उस दिन और भी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत सारी लाइन थी। मैं दिल्ली में गया था, तो जैसे किसी से पूछ रहे थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वो कोई ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू लर्न एडवांस टेक्नोलॉजी इन यूएस, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। अब मैं बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सुन पा रहा था, क्योंकि होता क्या है, अगर आपका वीज़ा मान लो अप्रूव करते हैं तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, नहीं करते हैं तो आपका पासपोर्ट वापस कर देते हैं। तो मेरा जो आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि आप रिलैक्स होके जाइए, स्माइल आई मीन इन अ नेचुरल वे, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से आंसर दीजिए। यूएस का वीज़ा अप्रूवल रेट मैं देख रहा था डेटा, इट इज़ अबाउट 73 to 74%। दैट मीन्स 100 में से 73 या 74 लोगों को वीज़ा मिल जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों को वीज़ा मिल जाता है, तो आपको रिलैक्स होके जाना है। और ऐसे ही जब मैं दूसरी बार J1 वीज़ा के लिए गया था, B1 B2 मुझे मिल चुका था, उसके बाद इनफैक्ट मैं तब तक 2 बार यूएस जा चुका था। तो जब मैं J1 के लिए गया तो मुझसे पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं यूएस। तो मैंने बोला कि आई हैव बीन invited to be a researcher and I'll be taking a research position with a research organization in US. फिर मुझसे पूछा अच्छा आप 2012 में भी गए थे US? I said yes, I went there for a week's conference. I mean it was for journalists. Then मुझे बोला गया okay your visa is approved. तो दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव रहा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सच बोलें, ओवर ड्रेस ना करें और DS 160 ध्यान से भरें, और जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं आपकी वो डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जो यूएस वीज़ा है उसमें रिफ्यूज़ल का जो सबसे मेन कारण होता है वो है 214B। 214B ये कहता है कि वीज़ा तब रिफ्यूज़ होता है जब आपका नॉन इमिग्रेंट इंटेंट नहीं प्रूव हो पाता है। और जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, 2 मिनट से ज़्यादा, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया जाता है एक कैंडिडेट पे। और जल्दी होता क्या है, जो वीज़ा ऑफिशियल होगा वो शीशे के पार बैठता है और बीच में एक शीशा होता है, आप आवाज़ सुन सकते हैं उनकी, और आप कई बार उनको टाइप करते हुए देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो आप आंसर देते हैं
उनमें से कुछ आंसर्स को डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। आपका DS-160 शायद उनके सामने होता है, तो आप उनको कुछ भी झूठ मत बोलिए, ये मेन की है, और अपना प्लान बताइए सही तरीके से। और अब देखिए, स्ट्रॉन्ग टाइज डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग टाइज कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती हैं? आपका जॉब क्या है इंडिया में, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली कैसी है इंडिया में। आप अगर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको फ्रेश पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा मिला है। जैसे मेरे साथ एक इंटर्न थी, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूएस जा रही थी, उसकी एज करीब 25-26 साल है, तो उसको वीज़ा अप्रूव हो गया था। ऐसे ही मैं एक और लड़के को जानता हूँ जो बिहार से था, उसने कभी ट्रैवल नहीं किया था, वह कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, उसको भी वीज़ा अप्रूव हो गया। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि यूएस वीज़ा तभी आपको अप्रूव होगा जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर आपका पर्पस जेन्युइन है जाने का, और आपने DS-160 सही ढंग से भरा है, और आप इंटरव्यू में सही परफॉर्म कर पाते हैं, सही बोलते हैं, सच जानकारी देते हैं, तो आपको यूएस वीज़ा मिलेगा। और अगर आपके कोई और सवाल है यूएस वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके मतलब जो सवाल है उनके आंसर दे सकूं। एक चीज़ मैं फिर दोबारा से जाते आपको बताता हूँ, यूएस वीज़ा अप्रूवल रेट इज़ लाइक 73 to 74% इन इंडिया। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जानकारी। इंडिया में 2019 में करीब 8,17,000 वीज़ा इशू हुए थे यूएस के। तो यूएस वीज़ा इतना मुश्किल भी नहीं है मिलना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।